हेलो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा था। पिछली बार हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन और इकोलॉजी का आपस में जो है कनेक्शन जो है उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो अब मैं आपको कुछ डिफरेंट जो थॉट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इकोलॉजी और नेचुरल सिलेक्शन का आपस में क्या ऐसा लेना देना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इकोलॉजी का मतलब होता है, इकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें आप लोग किसी भी एनिमल किंगडम, किसी भी इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है, बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड कम्युनिटी का इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन स्टडी जो है वो इकोलॉजी में की जाती है। मैं बात कर रहा था नेचुरल सिलेक्शन पर। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि जो स्पीसीज एनवायरनमेंट में जो सूटेबल वेरिएशन रखेंगे या उनके अंदर ऐसी विभिन्नताएं या ऐसे कैरेक्टर होंगे जो उनको उस एनवायरनमेंट के प्रति अडेप्टेशन में योगदान देती है, यानी उनको सूटेबल एक स्पीसीज बनाती है जो एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस, एनवायरमेंटल जो फैक्टर स्ट्रेस जो होता है उनको जो झेल सके, उनको नेचुरल उनको उनका जो सिलेक्शन उन स्पीसीज का वहाँ के इकोसिस्टम में या वहाँ के एनवायरनमेंट में रहने का जो अधिकार है वो नेचुरल सिलेक्शन देता है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत वो डार्विन ने दिया था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था और डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर उसने ये बताया था कि किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज की पॉपुलेशन में वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशन एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से आते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी आते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से ये अडेप्टेशंस आते हैं और इस वजह से वो स्पीसीज अपने आप को बेहतर बनाती है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो हम चलो वापस से आते हैं इकोलॉजी पर। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ये एक जनरल साइंस में कंपटीशन एग्जाम में बहुत आता है। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है आर मिश्रा। ठीक है, ये इकोलॉजी का। अब मैं आपको इकोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोलॉजी के अंदर आप इकोलॉजी में जो भी इकोलॉजी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है, मतलब किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र का वातावरण, पर्यावरण, जिसमें उसके जो एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एबायोटिक फैक्टर्स होता है, एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। एक एबायोटिक फैक्टर्स होता है, एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर्स तो हो जाते हैं लिविंग स्पीसीज। लिविंग स्पीसीज यानी बैक्टीरिया से लेकर होमोसेपियन तक, यानी मैमल्स तक। बैक्टीरिया से लेकर हायर स्पीसीज मैमल्स तक क्या हो जाते हैं, ये लिविंग स्पीसीज है, यानी ये बायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक फैक्टर कैसे हो जाते हैं? एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं जैसे सनलाइट, वाटर, गैसेज, सोइल, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ये एबायोटिक है। अब आपको ये चीज़ें समझ में तो आ ही रही होगी कि जब एबायोटिक जो लिविंग स्पीसीज है इन एबायोटिक फैक्टर का यूज करके अपनी लाइफ को सर्वाइवल करती है, यानी अपने काम को वो बेहतर बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इन एबायोटिक फैक्टर का इन एबायोटिक फैक्टर का उस बायोटिक फैक्टर के साथ के इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन का होना जरूरी है, क्योंकि वो उनको अपनी जो अपनी आवश्यकताएं जो है उनको पूरी करने के लिए इन एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है, जो लिविंग स्पीसीज, वहां पर जो है बायोटिक फैक्टर है, आपस में बायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इंटरेक्शन इसलिए होगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी वो करते हैं, यानी कि जैसे कि वही प्लांट कम्युनिटी है, प्लांट से जो है फूड जो रिसोर्सेज है वो लिविंग स्पीसीज प्लांट से लेगी।
और प्लांट भी एक लिविंग कम्युनिटी है, लिविंग स्पीसीज है। तो और जो भी है, जैसे इंसेक्ट हुआ, बर्ड्स हुआ, या जो भी है, वो प्लांट से फूड लेती है, बदले में उनके साथ उनको भी कुछ ना कुछ एक तरह के सिम्बायोजियम के इंटरेक्शन होते हैं, एक लेना और देना, इनका इंटरेक्शन और इंटररिलेशन चलता रहता है। ये एक दूसरे को बेनिफिट भी देते हैं। कई बार इंटरेक्शन कुछ इस तरह का होता है कि हार्मफुल इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन जो भी इंटरेक्शन और इंटररिलेशन जो होता है ना बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में या बायोलॉजिकल स्पीसीज के बीच में, उनके एनवायरनमेंट के साथ इनके इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन ये चेंज लेके आते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पर। वो एनवायरनमेंट का बदलना डिपेंड करता है लिविंग स्पीसीज के एनवायरनमेंट के साथ के इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, और ये डिपेंड उन पर भी करता है जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। एक दूसरे के साथ जिस तरह का वो इंटरेक्शन करती है ना, तो वो या तो किसी स्पीसीज को ऊपर भारी पड़ जाती है, या किसी का वो या वो किसी का शिकार बन जाती है, या खुद किसी को वो शिकार करती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना इकोलॉजी में, आपको ये समझ लेनी चाहिए कि इनके आपस के इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चेंज होता है। अभी के लिए इतना ही, और आगे इससे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।